भाइयों जस्टिन और आरोन के आवास पर एक रहस्यमय पार्सल आता है जिसमें कैंप अर्काडिया में उनके बचपन के दिनों का एक वीडियो टेप होता है जिस समूह का वे कभी हिस्सा थे। 1 दशक पहले जस्टिन ने उन्हें यूएफओ से बचाया था। मृत्यु पंथ उनके जीवन को समाप्त करने के समूह के काले इरादों को उजागर करता है। हालांकि एरोन की यादें अलग हैं क्योंकि वो सौहार्द और समर्थन की यादें संजो कर रखता है। अपने वर्तमान संघर्षों के बीच हारून को विश्वास हो गया कि शिविर में जीवन श्रेष्ठ है। जस्टिन थेरेपी में अपनी चिंताओं को साझा करते हुए इस राहत के बीच उलझा हुआ महसूस करता है कि पंथ के सदस्य जीवित हैं और हारून को उनसे अलग करने का अपराध बोध है। इसके बावजूद जस्टिन वास्तविक दुनिया की स्वतंत्रता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। थेरेपी में एरन जस्टिन के नियंत्रित स्वभाव पर निराशा व्यक्त करता है, लेकिन उसे दर्द से बचाने के लिए अपने भाई के साथ इस पर चर्चा करने से बचता है। हारून के बंद करने के आग्रह पर जस्टिन अनिच्छा से एक दिन के लिए शिविर में फिर से जाने के लिए सहमत हो गया। अपनी यात्रा के दौरान जस्टिन ने पंथ समान व्यवहारों की रूपरेखा तैयार की जिसे एरन को याद नहीं है, जिससे जस्टिन के वापस लौटने के फैसले पर सवाल उठने लगे। एक मार्मिक स्थान पर रुकते हुए जहां उनकी मां का निधन हुआ था, उन्हें एक रहस्यमयी पेंटिंग दिखाई देती है। जैसे ही वे कैंप अर्काडिया पहुंचते हैं, उन्हें हेल, उनके पुराने कैंप दोस्तों और लिजी नामक एक नवागंतुक से गर्मजोशी से स्वागत मिलता है। हालांकि डेव की बेचैन करने वाली मुस्कान भाइयों को असहज कर देती है। पूरी यात्रा के दौरान जस्टिन ने हर किसी की अपरिवर्तित उपस्थिति पर ध्यान दिया और इसका श्रेय शिविर की स्वस्थ जीवन शैली को दिया। कैंप अर्काडिया में अपने अतीत के आसपास छिपी सच्चाइयों और रहस्यों से जूझते हुए भाइयों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण सामने आते हैं। अपने क्वार्टर में लौटने पर जस्टिन को इसके बाद शांति का आग्रह करने वाली स्थिति का पता चलता है। खोज करने के लिए उत्सुक वो जॉगिंग के लिए निकलता है, तीरंदाजी अभ्यास देखता है, हेल घर में बनी बियर के पीपों का आयोजन करता है और अपने मार्च में उसी भावुक व्यक्ति का सामना करता है जो जस्टिन की उपस्थिति से बेखबर है। जैसे ही शाम ढलती है, शिविर अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, जहां जस्टिन का दूर का व्यवहार हेल का ध्यान आकर्षित करता है। जस्टिन की कनेक्शन की आवश्यकता को महसूस करते हुए हेल ने उसे केबिन में अपने घर का बना शराब का नमूना लेने के लिए आमंत्रित किया। वहां रहते हुए जस्टिन एक अधूरे समीकरण पर ठोकर खाता है, लेकिन हेल इसके उद्देश्य का खुलासा करने से बचता है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हेल ने जस्टिन को जाने और प्रेस से बात करने के लिए माफ कर दिया। हालांकि वो उनकी अप्रत्याशित वापसी पर सवाल उठाता है। हतप्रभ जस्टिन ने वीडियो टेप का उल्लेख किया, लेकिन हेल ने अज्ञानता का दावा किया। इस बीच एरोन अलाव के पास एना के साथ बातचीत में व्यस्त हो जाता है और उसके पीछे पीछे उसके केबिन तक जाता है, जहां वो अपने फैशन डिजाइन साझा करती है। हारून के मछली पकड़ने के पुराने शौक को याद करते हुए वह एक विचार उत्पन्न करती है। इसके बाद शेन जस्टिन को कार्ड ट्रिक्स की एक श्रृंखला में शामिल करता है, जिसका समापन एक पुराने बेसबॉल के साथ एक अलौकिक प्रदर्शन में होता है। बाद में हेल सभी को पारंपरिक खेल स्ट्रगल एक प्रतीकात्मक रस्साक्षी के लिए इकट्ठा करता है जो उनके जुनून, विकास और उच्च शक्ति की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही हेल रस्सी खींचता है, वह अप्रत्याशित रूप से रात के आकाश में चढ़ जाती है, जिससे जस्टिन को अंधेरे में सीढ़ी पर डेव की चाल पर संदेह होता है। जब एरोन ने चुनौती स्वीकार की तो भीड़ खुशी से झूम उठी। शुरुआती असफलता का सामना करने के बाद भी वो अपने दूसरे प्रयास में लगा रहा। अपने धड़ के चारों ओर रस्सी को मजबूती से बांधकर हारून दृढ़ शक्ति का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक संघर्ष का समापन करता है। जैसे ही एरोन ने प्रतीकात्मक संघर्ष को सफलतापूर्वक समाप्त किया, दर्शकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अपने भाई से प्रोत्साहित होकर जस्टिन अनिच्छा से भाग लेने का फैसला करता है। जैसे ही वह खुद को तैयार करता है, रस्सी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ जाती है, जिससे जस्टिन गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। भीड़ शांत हो जाती है। पृष्ठभूमि में डेव रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा है, जो स्पष्ट रूप से रस्सी खींचने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाद में लिजी जस्टिन के घाव की देखभाल करती है और जंगल में रहने वाले एक बंदूक उत्साही के साथ अपने अनुभव साझा करती है। हेल घटना के लिए माफी मांगता है और उस पर आशा भरी निगाहों से जस्टिन अचानक चला जाता है। अपने केबिन में वापस चलते हुए आरोन ने जस्टिन को आग्नेयास्त्रों के साथ लक्ष्य अभ्यास में रुचि व्यक्त करते हुए अपने प्रवास को एक और दिन के लिए बढ़ाने के लिए मना लिया। शुरू में झिझकने के बाद जस्टिन अंततः सहमत हो गया। उनका सामना टिम से एक बंद केबिन में धूम्रपान करते हुए हुआ, जो जोर देकर कहता है कि इसमें केवल रोइंग उपकरण है। इस दावे पर भाइयों ने संदेह व्यक्त किया। उनके केबिन के दरवाजे पर एक नया पोस्ट-इट उन्हें शांत रहने का निर्देश देता है, जिसे वे हटा देते हैं। सोने के लिए संघर्ष करते हुए जस्टिन बचपन से ही एरोन में अपनी गहन रुचि को याद करते हुए एरोन और अन्ना के रिश्ते को सामने लाता है।
जहां एरोन इसे भाग्य मानता है, वहीं जस्टिन शंकित रहता है। अगले दिन जस्टिन और एरन शूटिंग का अभ्यास करते हैं, लेकिन जस्टिन उत्सुकतावश चूक जाता है। गोली इस तरह धंस गई जैसे वो किसी ठोस वस्तु से टकराई हो। बाद में वे झील में मछली पकड़ते हैं और जस्टिन अकेले जॉगिंग करते हैं। वो मार्च कर रहे एक अजीब आदमी को देखता है जो एक जूता और खून की एक बूंद छोड़कर गायब हो जाता है। एक खेत में जस्टिन का सामना एक चलते हुए भंडारण कंटेनर से होता है और जैसे ही आकाश में कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है, उसे बिखरे हुए पोलरॉइड मिलते हैं। हैरान होकर वह एक को उठा लेता है, जैसे एक गिरता हुआ पेड़ उसे चौंका देता है। भयभीत होकर जस्टिन अनुत्तरित प्रश्नों को पीछे छोड़ते हुए तुरंत पीछे हट जाता है। एक पुराने तंबू में एक भयावह धुन गूंजती है जब कोई अंदर से दौड़ता है और बार बार गुर्राता है। तंबू के बाहर एक प्राचीन घड़ी रहस्य को बढ़ाती है। इसका सेकंड कांटा लगातार 3 सेकंड तक उलट जाता है। उस शाम लिजी कराओके नाइट के लिए मंच लेती है और जस्टिन के पीछे मौन का अनुरोध करने वाली एक और पोस्ट लटकी होती है। हेल को उत्सव से दूर खींचते हुए जस्टिन ने झील में एक बोया की विशेषता वाला एक पोलरॉइड साझा किया, जो किसी अदृश्य चीज द्वारा देखे जाने की भावना व्यक्त करता है, जो उसके बचपन के डर की याद दिलाता है। हेल आकाश में 2 चंद्रमाओं की उपस्थिति को सत्य के संकेत के रूप में व्याख्या करता है, जबकि तीसरा चंद्रमा स्वर्गारोहण का संकेत देता है। जस्टिन को उत्तर के लिए एरोन को बोया के पास ले जाने की सलाह देते हुए हेल ने उसे आश्वासन दिया कि इससे उसके कंधों से वजन उठ जाएगा। जैसे ही रात होती है, एरोन अन्ना से पदार्थ प्राप्त करते हुए अपने गायन से भीड़ का मनोरंजन करता है। जस्टिन को पता चलता है कि लिजी एक जलते हुए घर के साथ एक बंदूकधारी आदमी का स्केच बना रही है और उसका सामना एक रोती हुई लड़की से होता है। इस बीच एना एरन को परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने वाली एक दर्पण जैसी घटना की ओर ले जाती है, जहां एरन शिविर से प्राप्त वीडियो का उल्लेख करता है। अन्ना इसे भेजने से इनकार करते हैं और इस पर आगे चर्चा करने से बचते हैं। शिविर में लौटते हुए जस्टिन जेनिफर के पास जाता है। एक महिला रो रही है क्योंकि वो मौज मस्ती के बीच सो नहीं पा रही है। चुपचाप रहने के लिए उसने जो नोट छोड़े थे, उससे उसके अलगाव का पता चलता है। जेनिफर, जो समूह का हिस्सा नहीं थी, अपने पति के पास ही गायब हो जाने के बाद शिविर में पहुंच गई। कई दिनों की खोज के बाद हेल ने उसे ढूंढ लिया, जिससे वह अपने बेटे से अपने माता पिता के पास अलग हो गई। कैंप अर्काडिया में अपने लापता पति की लंबी खोज को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन शिविर में अजीब घटनाओं के बावजूद जस्टिन हेल के सुझाव के अनुसार हारून को मछली पकड़ने ले जाता है। जैसे ही एरोन स्थायी रूप से रहने की इच्छा व्यक्त करता है, जस्टिन शिविर में जेनिफर के दुख का उल्लेख करते हुए बाहरी दुनिया छोड़ने पर शोक व्यक्त करता है। एक गर्मागर्म चर्चा के दौरान जस्टिन को झील पर तैरते पोलरॉइड से बोया का पता चलता है। उत्तर की तलाश में वो झील के तल में गोता लगाता है और हारून को अकेला छोड़ देता है। अपने भाई की सुरक्षा के लिए चिंतित हारून उसके पीछे जाने की तैयारी करता है। अचानक जस्टिन फिर से प्रकट होता है, नाव पर कुछ गिराता है और हारून से किनारे पर जाने का आग्रह करता है और दावा करता है कि झील में कुछ छिपा हुआ है। जमीन पर वापस आकर उन्होंने जस्टिन को मिला एक धातु का बक्सा खोला, जिसमें एक अशुभ टेप दिखाई दिया जो उसे तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए मना रहा था। हारून के विरोध के बावजूद जस्टिन प्रस्थान पर जोर देता है, भले ही वह अकेला हो। बार बार की बहस से थककर हारून मान गया और जाने से पहले सभी से विदाई का अनुरोध किया। उस शाम रात्रि भोज के दौरान लिजी ने जस्टिन को जंगल में एक छायादार जानवर को चित्रित करने वाला एक चित्र प्रस्तुत किया। हेल झील में पाए गए टेप को विदाई समारोह के रूप में चलाने पर जोर देता है और समझाता है कि यह इकाई के संचार का तरीका है। टेप में युवा जस्टिन और एरन को बाहरी लोगों के सामने कैंप अर्काडिया का एक सांस्कृतिक संस्करण पेश करते हुए दिखाया गया है, जो भाइयों को अपमानित करता है। उनके जाने के प्रयास के बावजूद हेल हस्तक्षेप करता है और सुझाव देता है कि संदेश उन्हें शिविर का पर्दाफाश करने के लिए माफ कर देता है। एरन जस्टिन की भ्रामक कहानियों का पता लगाकर उसका सामना करता है। जस्टिन बताते हैं कि झूठ शिविर में कुछ गलत को उजागर करने के लिए था, लेकिन हेल ने उन पर नियंत्रण चाहने का आरोप लगाया, यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में भी। हेल किनारे पर चला गया। जस्टिन पर कार दुर्घटना से उनकी जान बचाने के बावजूद शिविर को बर्बाद करने का आरोप लगाता है, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई थी। जस्टिन और आरोन की कहानियों ने बाहरी दुनिया में हेल और अन्य लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है, जिससे उनके लिए एक पागल पंथ के साथ कथित जुड़ाव के कारण व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है। आरोपों से बेपरवाह जस्टिन जेनिफर की ओर इशारा करता है, जो अपने लापता पति की हताश खोज में झूठी आशा से चिपकी हुई है। छोड़ने की जिद पर अड़े जस्टिन को अपने भाई के विरोध का सामना करना पड़ता है। निराशा में वो हेल से भिड़ जाता है, जो अकेले रहकर सभी के लिए इसे आसान बनाने का सुझाव देता है। हारकर जस्टिन अपने भाई को छोड़कर चला जाता है।
जैसे ही वह अपनी कार की ओर बढ़ता है वह स्टार्ट नहीं हो पाती है, जिससे उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अजीब चट्टानी निशान उसके रास्ते में बाधा डालते हैं और एक गायब सांप भटकाव को और बढ़ा देता है। उसके पीछे पहले से किसी का ध्यान न गया एक केबिन दिखाई देता है। मदद के लिए अंदर एक आदमी का पीछा करते हुए जस्टिन ने दरवाजा खोलने पर एक लटकती हुई लाश देखी। एक अन्य व्यक्ति कार्ल उसे डांटता है, जो कमरे में लटके हुए व्यक्ति जैसा दिखता है। जस्टिन हतप्रभ होकर सवाल करता है कि वह कैसे खो गया और जिस आदमी को उसने लटकते हुए देखा था वह अब उससे बात क्यों कर रहा है। कार्ल हंसते हुए खुलासा करते हैं कि यह स्थान समय के चक्र में फंस गया है और एक इकाई को खुश करने के लिए दुखद घटनाओं को दोहराते हैं। फंसे हुए लोगों को लूप को रीसेट करने के लिए खुद को मारना होगा, अन्यथा इकाई अधिक क्रूर मौत का कारण बनेगी। कार्ल ने जस्टिन को सलाह दी कि वो रीसेट होने या फंसने का जोखिम उठाने से पहले निकल जाए। हारून को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित जस्टिन ने मना कर दिया और कार्ल से सीखा कि लूप में मार्करों को पार करने से वे वापस अंदर आ जाते हैं। जबकि जस्टिन मार्करों को पार कर सकता है, कार्ल उसे दूसरे लूप में फंसे क्रिस से बंदूक प्राप्त करने का निर्देश देता है। एक कंपास और अपनी इंद्रियों पर उस पर भरोसा करने की चेतावनी से लैस जस्टिन चला जाता है। कार्ल मानसिक जाल को व्यक्त करते हुए खुलासा करता है कि इकाई उसे सोने या सपने देखने से इनकार करती है, दुनिया के बारे में उसके ज्ञान को उसके पाश के भीतर सीमित कर देती है। सुबह में एरोन को पक्षियों का एक झुंड दिखाई देता है जो हवा में गोलाकार आकृति बना रहा है और उसके सामने पोलरॉइड गिरा रहा है। इनमें खुद के साथ एक ट्रेलर की फोटो भी है। हेल को तस्वीरें देते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि इकाई वही दिखाती है जो वह देखती है। हेल ट्रेलर की ओर जाने का सुझाव देता है, लेकिन एरन परेशान है और जस्टिन को लेकर चिंतित है। चुनाव हारून पर छोड़ते हुए हेल तीसरे चंद्रमा के पूर्ण होने से पहले एक निशान का अनुसरण करने और जस्टिन को खोजने की सलाह देता है। जैसे ही हारून पथ का अनुसरण करता है, एक लूप मार्कर से आगे गुजरता है, अन्ना संयोग से विपरीत पथ पर चलता है, एक दूसरे से अनदेखे। क्रिस के घर पर जस्टिन क्रिस और माइक से मिलता है। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए क्रिस को हथकड़ी पहनाई जाती है। माइक एक हार्ड ड्राइव के साथ लौटता है जिसमें इकाई से एक संदेश होता है, जिसमें माइक और क्रिस का एक और संस्करण दिखाया जाता है जो लूप से बचने की कोशिश के बाद मर जाता है। क्रिस ने जस्टिन से इकाई की भयावहता की परवाह किए बिना मुक्त होने का आग्रह किया। दूसरी ओर हारून का सामना पुराने तंबू से होता है जिसके सामने घड़ी लगी होती है, संगीत और चीखें सुनाई देती हैं। अंदर झांककर वह देखता है कि एक आदमी बार बार अपनी सीट से उठ रहा है, मार रहा है और शुरुआती बिंदु पर लौट रहा है। वह आदमी हारून को वहां से चले जाने की चेतावनी देता है, उसकी ओर दौड़ता है और जब हारून पीछे नहीं हटता तो भयानक तमाशा देखने को मिलता है और उसे डर के मारे दूर भेज देता है। माइक ने जस्टिन को क्रिस के तहखाने से बंदूकें लेने की इजाजत दे दी, इस जाल से बचने की इच्छा व्यक्त की और खुलासा किया कि वह जेनिफर का पति है और उसके एक बच्चे भी हैं। जस्टिन जेनिफर के स्थान का खुलासा करने पर विचार करता है, लेकिन अलग अलग लूपों के भीतर अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए इसके खिलाफ निर्णय लेता है। जस्टिन के जाने के बाद माइक ने गैसोलीन से घर में आग लगा दी, यह महसूस करते हुए कि उसने काल का नक्शा जलते हुए घर में छोड़ दिया है। जस्टिन को नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्रिस का घर आग से अप्रभावित प्रतीत होता है। पिछली घटनाओं से बेखबर माइक आता है। तीसरे चंद्रमा की पूर्णता के करीब पहुंचते हुए जस्टिन कंपास द्वारा निर्देशित होकर काल के घर लौटता है। पास के कोगा के साथ एक ट्रेलर की खोज करते हुए हारून अचानक प्रकट होता है, ट्रेलर के चारों ओर लूप में प्रवेश करता है। मालिक द्वारा छोड़े गए एक नोट की जांच करते हुए भाइयों ने सोचा कि घर पर कोई नहीं है, वे चले गए। एक प्रोजेक्टर उन्हें ट्रेलर को छोड़ते हुए विभिन्न निहित लूपों पर हवा में उड़ते हुए प्रदर्शित करता है। जैसे ही सूरज डूबता है, हारून और जस्टिन को कई मूर्तियां मिलती हैं, जबकि शिविर दावत के लिए इकट्ठा होता है। रात होने पर वे काल के केबिन में पहुंचते हैं, बंदूक छोड़ देते हैं और नक्शा वापस कैंप अर्काडिया में ले जाते हैं। यहाँ अनंत काल की संभावना के बावजूद हारून ने रुकने का फैसला किया। बाहरी दुनिया में संघर्ष करते करते थक जाने पर वो प्रत्येक रिसर्च के दौरान एक संक्षिप्त मृत्यु के विचार को अपनाता है, जब तक कि वो जीवित रहने पर संतुष्टि पाता है। सतत कारावास की धारणा को स्वीकार करते हुए हारून जस्टिन के साथ स्थायी संघर्ष को प्राथमिकता देता है। बाहर निकलने पर काल अपने केबिन से निकलता है, बंदूक लेता है और खुद को गोली मारकर अपना चक्र समाप्त करने से पहले उसे खाई में चला देता है। उसके कठोर कदमों के बावजूद लूप रीसेट हो जाता है। शिविर में लौटते हुए भाई जेनिफर को साइकिल चलाते हुए देखते हैं और टिम एक संरक्षित केबिन का ताला खोलता है।
अंदर उन्हें ढेर सारे टेप, रिकॉर्ड और एक केंद्रीय टीवी सेट मिलता है। टीवी इकाई के दृष्टिकोण से उनके शिविर के अनुभवों को प्रदर्शित करता है, जिसका समापन एक ऐसे दृश्य में होता है जहां इकाई अलाव के दौरान समूह में एक रस्सी गिराती है। हारून व्यर्थ ही अलाव की ओर भागा क्योंकि वो स्थान अस्त व्यस्त था, चारों ओर कपड़े बिखरे हुए थे। जस्टिन ने हारून को आश्वस्त किया कि समय पुनः निर्धारित होने पर वे वापस आएंगे और भाई बैठकर अपरिहार्य की प्रतीक्षा करेंगे। जस्टिन रुकने का विकल्प चुनते हुए शिविर के फिर से शुरू होने पर छोड़ने के हारून के फैसले का सम्मान करता है। अपनी कार की ओर दौड़ते हुए उसने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें उसे नीचे की ओर धकेलने के लिए प्रेरित किया गया। जस्टिन ने नियंत्रण छोड़ दिया और भाइयों ने एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने की कसम खाते हुए सुलह कर ली। जैसे ही वे मार्करों के माध्यम से नीचे की ओर गति करते हैं, रीसेट पकड़ने से पहले वे कार में चढ़ जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग शिविर में रहते हैं वे पुनरुत्थान का अनुभव करते हैं और हमेशा के लिए सुखद और क्षमाशील नेता उनके सफल प्रस्थान पर मुस्कुराते हैं। दिन के उजाले में कार कहीं से भी प्रकट होती है, जो कैंप अर्काडिया और उसके भीतर मौजूद सभी लोगों से उनके भागने का संकेत देती है। लचीलेपन, समापन और मुक्त विकल्पों की गूंज तब गूंजती है जब भाई रहस्यमय समय के दायरे से परे यात्रा पर निकलते हैं।